जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। चीन और पाकिस्तान की सीमाओं पर इंडक्ट किए भारत ने अपने पहले आर्म्ड यूएवीज। पूर्वी लद्दाख में 68,000 ट्रूप्स को किया गया है एयरलिफ्ट। साइबर हमलों की जांच के लिए अब से एनआईए के अंदर बनाई जाएगी एक स्पेशल साइबर यूनिट। पाकिस्तान में चाइनीज कॉन्वॉय पर हुआ हमला और चंद्रयान 3 से 2 दिन पहले चंद्रमा की सतह पर लैंड करेगा रशिया का ल्यूना 25। तो जैसा कि कल 14 अगस्त को भारत और चीन अपने बीच कोर कमांडर्स लेवल की 19वीं मीटिंग को कंडक्ट करेंगे और इस मीटिंग के दौरान पूर्वी लद्दाख के बचे हुए फ्रिक्शन पॉइंट्स पर से ट्रूप्स के अर्ली डिसंगेजमेंट पर भारत की तरफ से खास करके जोर दिया जाएगा। और अब इस मीटिंग से पहले कुछ खास अपडेट्स देखने को मिले, जैसे कि एएनआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स ने नॉर्दर्न सेक्टर के फॉरवर्ड एयरबेस पर 4 लेटेस्ट हेरन मार्क 2 ड्रोन्स को इंडक्ट कर दिया है। और ये जो हेरन मार्क 2 ड्रोन्स हैं, ये एक सिंगल शॉटी में चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लगी सीमाओं पर सर्विलियंस करने के साथ साथ टारगेट्स पर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं। और इसके लिए इन्हें लॉन्ग रेंज की मिसाइल्स और ऐसी अदर वेपन सिस्टम से इक्विप्ड किया गया है। और इस मामले पर एएनआई की तरफ से जारी की गई रिपोर्ट के मुताबिक हेरन मार्क 2 ड्रोन्स की स्क्वाड्रन का नाम है वार्डन ऑफ द नॉर्थ। और जबकि इस स्क्वाड्रन के कमांडिंग ऑफिसर विंग कमांडर पंकज राणा ने एएनआई के साथ खास बातचीत में बताया कि जो ये हेरन मार्क 2 है, ये बेहद ही कैपेबल ड्रोन है जो कि लॉन्गर इंड्योरेंस के साथ बियॉन्ड लाइन ऑफ साइट कैपेबिलिटी को रखता है और इसका इस्तेमाल करके आप एक ही जगह से पूरी कंट्री की सर्विलियंस कर सकते हैं। ये जो ड्रोन है, ये टारगेट की 24/7 सर्विलियंस करने में सक्षम है। इसके मॉडर्न एवियोनिक्स और इंजन्स इस ड्रोन की ऑपरेशनल सीलिंग को बढ़ाने में मदद करते हैं। टारगेट को एड्रेस करने और मिशन को कंप्लीट करने के लिए इसे किसी भी वेदर कंडीशन में किसी भी टेरेन से ऑपरेट किया जा सकता है। और अभी जहाँ पे जिस बेस पर ये ड्रोन तैनात है, तो वहाँ से इनको ऑपरेट करके हम अपनी दोनों एडवर्सरीज यानी कि चीन और पाकिस्तान दोनों के साथ लगी सीमाओं को एक सिंगल शॉटी में कवर कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने आपको कहा कि ये ड्रोन स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी भी रखते हैं, तो इसके लिए इन्हें अलग अलग हथियारों से इक्विप्ड किया जा सकता है, जिनमें एयर टू ग्राउंड मिसाइल्स, एयर टू ग्राउंड एंटी टैंक वेपन्स, बॉम्ब्स, तो इस तरह के अलग अलग वेपन्स आते हैं। और इन ड्रोन्स को वेपनाइज करने की प्रोसेस पर काम चल रहा है। और जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि हेरन ड्रोन्स ऑलरेडी इंडियन एयरफोर्स की सर्विस में पहले से मौजूद हैं, लेकिन अभी जो ड्रोन्स मौजूद हैं वो केवल सर्विलियंस करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, उनमें स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटीज नहीं है। लेकिन जो हेरन मार्क 2 है, तो इस वाले वर्जन की स्ट्राइक कैपेबिलिटी से पहले वाले वर्जन से अलग बनाती है। और मार्क 2 के जो पेलोड्स और ऑन बोर्ड एवियोनिक्स हैं, तो वो इसे सब जीरो टेम्परेचर्स और किसी भी वेदर कंडीशन में ऑपरेट करने की क्षमता देते हैं। बाकी इंडियन एयरफोर्स प्रोजेक्ट चीता के तहत इंडियन आर्म फोर्सेस के करीब 70 हेरन ड्रोन्स को अपग्रेड करने की प्रोसेस पर भी काम कर रही है। और इन अपग्रेड्स में इन मौजूदा हेरन ड्रोन्स को भी सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक के साथ हथियारों के साथ इक्विप्ड करके स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी दी जाएगी। और आप कह सकते हैं कि हेरन मार्क 2 इंडियन आर्म फोर्सेस के अभी तक के सबसे एडवांस और सबसे पहले आर्म्ड यूएवी हैं, जिन्हें चीन और पाकिस्तान के साथ लगी सीमा पर तैनात किया गया है। लेटेस्ट मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब से भारत और चीन के बीच गलवान वैली वाला क्लैश हुआ है, तो उसके बाद से लेकर अभी तक एलएसी के साथ रैपिड डिप्लॉयमेंट के लिए इंडियन एयरफोर्स के द्वारा पूर्वी लद्दाख में 68,000 आर्मी सोल्जर्स, करीब 90 टैंक्स और अदर वेपन सिस्टम्स को एयरलिफ्ट किया गया है। और इतना ही नहीं, बल्कि इंडियन एयरफोर्स ने भी झड़पों के मद्देनजर अपने फाइटर जेट्स की कई स्क्वाड्रन को ऑफेंसिव पोस्चर में रखने के अलावा दुश्मन पर 24 घंटे निगरानी और खुफिया जानकारी इकट्ठा करने के लिए अपने Su-30 MKI और जैगवार फाइटर्स को भी इस क्षेत्र में तैनात किया है। और हाल ही के वर्षों में किस तरह से भारत की फोर्सेस की जो स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कैपेबिलिटी है, तो वो काफी महत्वपूर्ण तरीके से बढ़ी है, तो उसी को हाईलाइट करते हुए सोर्सेस का कहना था कि स्पेशल ऑपरेशन के तहत एलएसी के साथ के विभिन्न दुर्गम क्षेत्रों में तेजी से तैनाती के लिए सैनिकों और हथियारों को इंडियन एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की फ्लीट द्वारा बहुत ही कम समय के अंदर पहुंचाया गया था। और ये भी कहा गया कि चीन के साथ बढ़ते हुए तनाव को देखते हुए इंडियन एयरफोर्स ने चीन की गतिविधियों पर अपनी पैनी नजर रखने के लिए इस क्षेत्र में बड़ी संख्या में रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट भी तैनात किए थे। बाकी इंडियन एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट ने आर्मी की मल्टीपल डिवीजन्स, जिनमें टोटल 68,000 के आसपास ट्रूप्स थे, 90 से अधिक टैंक्स, करीब 330 बीएमपी इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स, रडार सिस्टम, आर्टिलरी गन्स और ऐसी कई अदर इक्विपमेंट्स को यहाँ पे बहुत तेजी से पहुंचाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इसमें मुख्य रूप से इंडियन एयरफोर्स के C-130J सुपर हरकुलिस और C-17 ग्लोब मास्टर जैसे एयरक्राफ्ट इस्तेमाल हुए थे। और एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट फ्लीट द्वारा टोटल 9,000 टन तक के लोड को कैरी किया गया था। और जबकि कॉम्बैट एयर पेट्रोलिंग के लिए रफाल और मिग-29 जैसे फाइटर्स डिप्लॉय किए गए थे। और जो Su-30 MKI और जैगवार जैसे फाइटर्स हैं, तो अपनी करीब 50 किलोमीटर के सर्विलियंस रेंज के साथ इस बात को सुनिश्चित करते थे कि चाइनीज ट्रूप्स की पोजीशंस और मूवमेंट्स को बिल्कुल सटीकता के साथ हमेशा मॉनिटर किया जाए। इसके अलावा एलएसी के साथ फ्रंट लाइन बेस पर एयरफोर्स की एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को इनहेंस करने के उद्देश्य के साथ सरफेस टू एयर गाइडेड वेपन्स भी लाए गए थे। और भारत की रणनीति बिल्कुल स्पष्ट थी कि अपने मिलिट्री पोस्चर को मजबूत रखना है, अपने क्रेडिबल फोर्सेस को मेंटेन रखना है और दुश्मन के बिल्डअप को लगातार मॉनिटर करना है, ताकि किसी भी सिचुएशन में हम उनका प्रभावी तरीके से सामना कर सकें।
और ये सब रिपोर्ट्स देखे कहना गलत नहीं होगा, ये 1962 वाला भारत नहीं है, बल्कि ये एक नया भारत है। अब आगे की जो लाइन है आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के कंप्लीट कर सकते हैं। ट्रिब्यून इंडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत के अपकमिंग थिएटर कमांड्स को लेकर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ अपने सजेशंस इस महीने के अंत तक रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह के सामने सबमिट कर सकते हैं। फिर जिसके बाद इन थिएटर कमांड्स पर निर्णय लेने के लिए मंत्रालय पॉलिटिकल लेवल पर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को इनिशिएट करेगा और इस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के हिस्से के तौर पर भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और गवर्नमेंट के कुछ सीनियर सेक्रेटरीज भी शामिल रह सकते हैं। और फिर इस पर सर्वसम्मति बनने के बाद ये जो मामला है ये फाइनल अप्रूवल के लिए भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी कि CCS के पास भेजा जाएगा। आगे जैसे कि पहले की रिपोर्ट में बताया गया कि 3 थिएटर कमांड्स बननी है, जिसमें से एक होगी नॉर्दर्न कमांड जो कि चीन की तरफ से उत्पन्न होने वाले किसी खतरे को टैकल करेगी, दूसरी होगी वेस्टर्न कमांड जो कि पाकिस्तान की तरफ से आने वाली चुनौतियों को काउंटर करेगी, और तीसरी होगी मैरीटाइम कमांड जो कि भारत के दोनों समुद्री क्षेत्रों के लिए जिम्मेदार रहेगी। इसके अलावा हिंदुस्तान टाइम्स की तरफ से एक रिपोर्ट देखने को मिली है और इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत के क्रिटिकल और सेंसिटिव डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर्स पर जो साइबर अटैक्स वाले मामले होते हैं, तो अब से इन हमलों की जांच के लिए NIA के अंदर ही एक स्पेशलाइज्ड एंटी साइबर टेररिज्म यूनिट को क्रिएट किया जाएगा और NIA की एक खास साइबर यूनिट इन साइबर अटैक्स की जांच को लीड करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले वर्ष ही गृह मंत्रालय ने इस यूनिट को बनाने के लिए मंजूरी दे दी थी और वर्तमान समय में अभी इसे अंतिम रूप दिए जाने की प्रोसेस चल रही है। और फिर जिसके बाद इस यूनिट को भारत के क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने वाले साइबर अटैक्स के पीछे आतंकियों या फिर स्टेट एक्टर्स की भूमिका की जांच के लिए ऐसे सभी मामले दिए जाएंगे। और ऑफिशियल कहना है कि NIA की इस स्पेशल साइबर यूनिट को इस तरह के सेंसिटिव साइबर अटैक्स वाले मामले हैंडओवर करके मल्टीपल एजेंसीज की भागीदारी से बचा जा सकता है, जो कि आमतौर पर काम में दोहरेपन का कारण बनती थी। और जबकि NIA के पास विदेशों में भी इस तरह के साइबर आतंकी हमलों की जांच करने का अधिकार है और ये अन्य देशों की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के साथ कोऑर्डिनेट करके तुरंत जानकारी प्राप्त कर सकती है। जबकि हिंदुस्तान टाइम्स की इस रिपोर्ट में एक अन्य ऑफिसर के हवाले से भी कहा गया कि चीन और पाकिस्तान द्वारा समर्थित जो हैकर्स हैं वो हमेशा ही भारत की जो सेंसिटिव इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट करने का प्रयास करते रहते हैं, जिनमें स्पेस, डिफेंस, पावर ग्रिड्स, बैंकिंग, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स, इस तरह के सभी महत्वपूर्ण सेक्टर्स आते हैं। और इसलिए NIA अपने इस नई साइबर यूनिट के माध्यम से इस तरह के साइबर अटैक्स और इनके पीछे के जो भी अपराधी हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए हाईली स्किल्ड लोगों को रखेगी। आज रविवार को पाकिस्तान में बलूचिस्तान के ग्वादर में चाइनीज इंजीनियर्स को ले जा रहे एक कॉन्वॉय पर हमला हुआ था और इस हमले की जिम्मेदारी BLA ने उठाई है और इस हमले में चीन के 4 नागरिक और पाकिस्तानी मिलिट्री के 9 ट्रूप्स के जान जाने की रिपोर्ट है, जबकि कई सारे लोग घायल भी हुए हैं। और रिपोर्ट्स में ये भी कहा जा रहा है कि ये शुरुआती जानकारी है, बल्कि कैजुअलिटी की संख्या इससे भी ज़्यादा हो सकती है। और इस हमले को लेकर चिंदी मीडिया ग्लोबल टाइम्स की तरफ से भी ट्वीट करके बताया गया कि यह हमला ग्वादर पुलिस स्टेशन के पास 23 चाइनीज पर्सनल को कैरी कर रहे 3 SUVs और एक वैन के कॉन्वॉय पर हुआ था। और ये भी कहा गया कि सारे व्हीकल्स बुलेट प्रूफ थे, लेकिन हमले के दौरान एक IED विस्फोट हुआ और वैन पर गोली चलाई गई, जिससे इसके ग्लास में दरारें पड़ गई। और इस घटना के बाद कराची में चाइनीज कॉन्सुलेट जनरल की तरफ से एक सेफ्टी वार्निंग भी जारी की गई है। वैसे इस हमले के बाद से एक बार फिर से संभावना बन गई है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अपने सो कॉल्ड ऑल वेदर एलाई पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की क्लास भी ले सकते हैं। चंद्रयान 3 के लॉन्च होने के लगभग 1 महीने बाद रशिया ने भी 10 अगस्त को अपने मून मिशन लूना 25 को लॉन्च कर दिया है। और रशिया का भी जो लूना 25 है तो ये भी चंद्रयान 3 की तरह ही मून के साउथ पोल पर लैंडिंग मिशन को परफॉर्म करेगा और करीब 47 वर्षों बाद ये रशिया का पहला मून लैंडिंग मिशन है। और रशिया के इस मिशन का प्राइमरी गोल है पहले तो मून के साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और फिर मून के सॉइल कॉम्पोजिशन और मुख्य रूप से सरफेस वाटर को डिटेक्ट करना। और मुख्य रूप से चंद्रयान 3 का भी यही मिशन रहने वाला है। लेकिन जो लूना 25 है वो चंद्रयान 3 के लगभग 1 महीने बाद लॉन्च होने के बावजूद भी चंद्रयान 3 से लगभग 2 दिन पहले यानी कि 21 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग करने का प्रयास करेगा। हालांकि कईयों के मन में प्रश्न जरूर होगा कि भारत के मिशन से लगभग 1 महीना बाद लॉन्च होने के बावजूद भी लूना 25 भारत से 2 दिन पहले चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग कैसे कर रहा है। तो हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट में भारत के रॉकेट साइंटिस्ट के हवाले से इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है, जिसमें उनका कहना था कि भारत का जो चंद्रयान 3 है वो जो रशिया का लूना 25 है तो वो मेथोडोलॉजी, रूट और एक्सपेरिमेंट्स के मामले में एक दूसरे से काफ़ी अलग हैं। लूना 25 चंद्रमा तक अपनी यात्रा को 10 दिन में पूरा कर ले रहा है, जबकि चंद्रयान 3 को 40 दिन लग रहे हैं। और ऐसा इसलिए है क्योंकि जो लूना 25 है वो हाई पावर रॉकेट पर निर्भर है, जबकि भारत का चंद्रयान 3 अधिकतर पृथ्वी और चंद्रमा की ग्रेविटेशनल फोर्सेस पर निर्भर है। इसके अलावा और भी कई डिफरेंस है, जैसे कि लूना 25 में कोई भी रोवर नहीं है, जबकि चंद्रयान 3 अपने साथ एक रोवर भी कैरी कर रहा है जो कि 500 मीटर्स तक मूव करने में सक्षम है। इसके अलावा लूना 25 की जो मिशन लाइफ है वो 1 वर्ष की है, जबकि चंद्रयान 3 की मिशन लाइफ पृथ्वी की केवल 14 दिनों की है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर में कोई भी हीटिंग मैकेनिज्म नहीं दिया गया, जो कि इसके इलेक्ट्रॉनिक्स को चंद्रमा के एक्सट्रीमली कोल्ड टेम्परेचर से सेफ रखें। जबकि लूना 25 में हीटिंग मैकेनिज्म के साथ सोलर पैनल्स के अलावा एक और अन्य पावर सोर्स है, जिसकी मदद से 1 वर्ष तक चल सकता है।
बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर के तंगधार सेक्टर में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सिपाही पुष्पेंद्र सिंह ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में जम्मू कश्मीर के शोपियां में ऑपरेशन के दौरान कैप्टन संजीव पाठक और सूबेदार हजारीलाल वीरगति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2004 में जम्मू कश्मीर में देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाते हुए सिपाही पवन कुमार ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। और आपके लिए आज का प्रश्न यह है कि भारत ने अपना सबसे पहला स्वतंत्रता दिवस कब सेलिब्रेट किया था। समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन्स को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।